Hello, today is day 3 and in today's video I'm going to do a mix of Hindi and English and just see how that goes. So कल मैं बात कर रही थी मेरे फास्टिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में कि कैसे जो मैंने लंबे फास्ट किए 6, 7, 10 दिन वाले कैसे जब वो मैं फास्ट कर रही थी तो आई वॉज लूजिंग वेट at the time of the fast and I lost on an average of आधा से 1 किलो पर डे के हिसाब से वेट लॉस होता है। सो 5 दिन में करीब 2.5-3 किलो से लेके 5 किलो तक कम हो जाता है। लेकिन एक बार जब मैं खाना शुरू करती थी तो वापस 2-3-4 हफ्ते में फिर से ही वही नॉर्मल वेट पे पहुंच जाती थी। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन हमेशा आता था कि ऐसा कैसे है कि जो 5-6 दिन मैंने नहीं खाना खाया उतना तो मेरा कैलोरी डेफिसिट हुआ तो उस कैलोरी डेफिसिट के हिसाब से कि जितना वेट लॉस होना चाहिए था वो वेट लॉस हो गया। लेकिन फिर जब मैंने वापस खाना शुरू किया नॉर्मल ही खा रही थी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाया, तो वो वापस सारा एक्स्ट्रा वेट कहाँ से आ गया? क्योंकि जब हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो एक इक्वेशन हमारे मन में आती है कि वेट गेन और लॉस इज़ इक्वल टू कैलोरीज इन माइनस कैलोरीज आउट। तो जिन दिनों में कुछ नहीं खाया, फास्ट किया है, तो उन दिनों में कैलोरीज इन तो ज़ीरो है और कैलोरीज आउट नॉर्मल एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी वाली बर्न हो रही है। तो वो जो कैलोरी का डेफिसिट था उससे जो वज़न कम हुआ वो वापस क्यों आ गया नॉर्मल खाना खाने के बाद? तो ये क्वेश्चन मैं काफ़ी टाइम तक मुझे बॉदर करता था और काफ़ी बार जब मैंने वेट लूज़ करने की कोशिश की इस वाले फॉर्मूला को अपनाते हुए कि कैलोरीज़ इनको कम करो मतलब कम खाना खाओ, कैलोरीज़ आउट को ज़्यादा करो कि भाई ज़्यादा एक्सरसाइज करो, तो भी ज़्यादा वज़न कभी कम हो नहीं पाया। थोड़े कुछ हफ्तों के लिए 1-2 महीने के लिए थोड़ा वज़न कम होता था, लेकिन इवेंचुअली सारा वज़न वापस ही आ जाता था। विदिन 3 to 6 मंथ्स फिर से वही वाला वेट जहाँ से स्टार्ट किया था। और जब खाना वगैरह कम किया तो काफ़ी भूख वगैरह भी लगती रहती थी और पूरे टाइम विल पावर से अपने आप को कंट्रोल करना वो भी मुश्किल लगता है। मतलब कुछ दिन कर लो, कुछ वीक्स कर लो, लेकिन महीनों महीनों तक विल पावर से अपने आप को कंट्रोल करके रखना मुश्किल लगता है। तो ये वाला जो मॉडल है वेट लॉस का कि भाई कम खाओ और एक्सरसाइज ज़्यादा करो, उससे हमेशा ऐसा लगता था कि वेट जो नहीं लूज़ कर पा रहे हैं या तो उनके पास विल पावर नहीं है, ज़्यादा खाते हैं, या फिर वो लेज़ी हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये वाला जो वेट लॉस की अंडरलाइंग सिचुएशन बोलूँ या अंडरलाइंग पैराडाइम बोलूँ, ये वाला जब मैं सोचती हूँ या इसके बारे में जब कुछ करने का सोचती थी तो हमेशा यही लगता था कि हाँ मैं ही वीक हूँ, मेरा ही डिसिप्लिन नहीं है कि कैसे मतलब थोड़ी सी कैलोरीज़ का डेफिसिट हम क्यों नहीं कर पाते। अरे 500 कैलोरी कम खा लोगे तो क्या होगा, क्यों नहीं कम खा के रह पाते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन था कि क्या मेरा विल पावर नहीं है, इसकी वजह से मैं वेट नहीं लूज़ कर पाती, ये काफ़ी लास्ट एटलीस्ट 10 इयर्स में काफ़ी टाइम तक ये वाली चीज़ मुझे बॉदर की। फिर लास्ट ईयर जब मैंने डॉक्टर जेसन फंक की बुक पढ़ी द ओबेसिटी कोड, उससे एक्चुअली समझ में आया कि
वेट गेन, ओबेसिटी बोले या मोटापा बोले, वो एक्चुअली इतनी सिंपल प्रॉब्लम है नहीं। उसमें काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं, जिसे वो मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम बोलते हैं। कि हाँ, ज़्यादा खाना भी प्रॉब्लम हो सकता है, कम एक्सरसाइज करना भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्राइड और फैटी फूड्स खा रहे हैं, वो भी कारण हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, वो भी कारण हो सकता है। आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं मोटापे का, वो भी कारण हो सकता है। तो एक जो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको सिर्फ इस थिंकिंग से सॉल्व कर ले हम कि बस कम खाओ और ज़्यादा एक्सरसाइज करो, वो बहुत ज़्यादा एक सिंपलिस्टिक सोल्यूशन है। इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक अप्रोच विच डजंट रियली टेक इनटू अकाउंट कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मतलब अगर आप किसी बोट में हैं और वो मालूम पड़ा बोट सिंक कर रही है, तो ये कहना कि बोट सिंक कर रही है क्योंकि भाई बोट में बॉयंसी नहीं मेंटेन हो पा रही है, मतलब दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम कि बॉयंसी क्यों नहीं मेंटेन हो पा रही है। तो आप कहोगे कि अच्छा, बोट के अंदर छेद है, वो छेद है तो फिर छेद को बंद करो, उससे पानी नहीं आएगा, फिर बोट सिंक नहीं होगी। जो वेट गेन की जो प्रॉब्लम है, उसको अगर एक्चुअली, और जब उन्होंने डीपर लेवल पर स्टडी किया तो एक्चुअली देखा कि जो बॉडी का जो वेट है वो हार्मोन्स की उससे कंट्रोल होता है कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स का क्या लेवल है। मेन और वुमेन में फॉर एग्ज़ाम्पल कि हार्मोन्स अलग अलग हैं, तो मेन और वुमेन में बॉडी में कहाँ कहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल फैट है वो अलग अलग है। सेम अगर हम एज अ इंडिविजुअल देखें कि जब आप बचपन से स्टार्ट करते हैं तो एक बच्चे के उसमें जो हार्मोन्स हैं वर्सेस जब वो एडोलेसेंस में हैं, जब वो टीनेज ईयर्स में हैं, फिर एडल्ट एज में हैं, तो ओवर टाइम हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। और उन हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से भी हम लोग देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसका वेट धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होता है। ये तो एक लंबे टाइम के ऊपर देखें, पर एक बार एडल्ट होने के बाद, लेट्स से 20-25 ईयर्स के बाद, क्यों जनरली होता है कि एक पर्सन का ओवर टाइम थोड़ा 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 वज़न बढ़ता रहता है। बहुत ज़्यादा नहीं, मे बी 1-2 किलो पर ईयर, लेकिन 10-20-25-30 साल के बाद सडनली 15-20 किलो वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्या कारण है कि वेट ऐसे बढ़ रहा है? एक बार हम एडल्ट एज में आने के बाद जनरली होता है कि हार्मोन्स तो बहुत ज़्यादा चेंज होते नहीं हैं। सो डॉक्टर जेसन फंग एक्चुअली अपनी बुक में लिखते हैं कि जो वेट गेन का जो सबसे बड़ा कारण है, मतलब जो हार्मोन जिसका सबसे ज़्यादा असर होता है, वो है इंसुलिन। और इस कंडीशन को, एक अंडरलाइन कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि ओवर टाइम हमारी बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है वो थोड़ा थोड़ा करके, धीरे 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 करके बढ़ रही है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली वो कंडीशन है कि पहले जब हम खाना जितना खाते थे, तो जनरली होता है कि खाना में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उन सब के हिसाब से बॉडी में जब वो डाइजेस्ट होते हैं तो ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है। और वो ब्लड ग्लूकोज हम सेल्स, जैसे मसल सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं,
और डिफरेंट ऑर्गन्स के सेल्स हैं, उन सब सेल्स में वो ब्लड ग्लूकोज जा सके और सेल्स उसको यूज़ करें। इंसुलिन एक तरह से वो सेल की चाबी की तरह काम करता है कि जब इंसुलिन है तो वो चाबी खुलेगी, चाबी, और फिर सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाएगा। तो ओवर टाइम क्या हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों में खाना तो ऑलमोस्ट सेम खा रहे हैं, लेकिन उस सेम खाने से जितना ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है उसको सेल्स के अंदर डालने के लिए धीरे धीरे इंसुलिन लेवल जो चाहिए वो बढ़ता जाता है ओवर टाइम। और ये 1 या 2 दिन में नहीं होता है, ये होता है ओवर 10, 15, 20, 25 ईयर्स। और ये जब ओवर टाइम इंसुलिन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ये कंडीशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ही, क्योंकि अब बॉडी में इंसुलिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी वजह से ही मेन हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का वेट गेन होता है। तो पहले जैसे लेट्स से कि आपकी बॉडी में सेम अमाउंट के लिए अगर आपको 10 यूनिट्स इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस करती थी, तो ओवर टाइम वो 10 से 11 होगा, 11 से 12, 12 से 13, और फिर हो सकता है 10 साल बाद वो सडनली 10 से 20 हो गया। तो जो ये प्रोग्रेशन है, इंसुलिन बढ़ रहा है, ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बाद में जाके डायबिटीज़ बनता है, बाद में इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ a big underlying condition for a lot of these degenerative or chronic diseases, और इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इंसुलिन का जो एक्चुअली रोल है बॉडी में, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन एक्चुअली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब कि जो सारे सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ हो सकें, जो पुराने सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन कर सके, नए सेल्स और नए टिश्यू बन सके, मतलब ऑल ऑफ दैट इज़ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है इंसुलिन। और इंसुलिन अगर ज़्यादा है बॉडी में तो वो एक सिग्नल भी है बॉडी के लिए कि एनर्जी को स्टोर करो, फैट्स को स्टोर करो। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि इंसुलिन ओवर टाइम बॉडी में बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही देखेंगे कि वेट भी बढ़ रहा है। तो इंसुलिन का वेट से बहुत बड़ा और डायरेक्ट कनेक्शन देखा गया है। तो मैं कल के वीडियो में बात करूंगी कि कैसे इंसुलिन को कम किया जा सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है, और एक लास्टिंग वेट लॉस अचीव किया जा सकता है। तो आई विल सी यू टुमारो। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।